Very good morning student. Myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. तो बेटा आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में एक बार फिर से। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग पिछले लेक्चर में बेस के पूरे रिएक्शन, एसिड के पूरे रिएक्शन, सारे रिएक्शन को एक साथ सॉर्ट आउट कर लिए थे। सारे रिएक्शन को हमने लर्न भी कर लिया था और पूरी तरह से समझ भी लिया था। अब आगे के टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है। उसके पहले मैं आपको याद दिलाऊं, एक बार हम लोग बोले थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में पढ़ने के लिए, फिर मैंने बोला था एसिड और बेस के रिएक्शन को पढ़ने के बाद ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तब थोड़ा बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बात होगी और एक टॉपिक्स है पीएच स्केल, उस पर बात होगी और हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग इंडिकेटर के ऊपर भी बात कर लें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कहाँ से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझो, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मुझे जहां तक लगता है आपको 7 से ही रटा होगा, 8th में पढ़े होगे तो भी, 7th में पढ़े होगी तो भी, 9th में भी आपको पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बस इतना आपको रटा होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, क्या है एक्चुअल इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है भाई, जो रिएक्शन ही कर बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, पूरी तरह से संतृप्त हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई पूरी तरह से, अब इसको किसी भी तरह का रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो न्यूट्रल वर्ड से ही आपको बिल्कुल पता चल रहा है। एक्चुअली देखते हैं कि होता क्या है। देखो, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं, एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराएं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है इस रिएक्शन में वो होता है वाटर। ठीक है, इट्स कॉमन थिंग्स, चाहे वो एसिड कोई भी हो, चाहे वो बेस कोई भी हो, लेकिन जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराओगे, जब एसिड को बेस से मिलाओगे तो वहां पे एक चीज आपको दिखेगी, वो है वाटर का फॉर्मेशन। सॉल्ट किसी भी तरह से हो सकता है, कोई भी सॉल्ट बन सकता है, क्योंकि एसिड और बेस अगर जो अलग अलग करते जाएं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन भी अलग अलग होता जाएगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी, एक चीज बिल्कुल नहीं बदलेगी और वो है वाटर का फॉर्मेशन। वाटर का फॉर्मेशन हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होना है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके पीछे थोड़ा मैकेनिज्म पे भी फोकस करेंगे और रिएक्शन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम एक कॉमन रिएक्शन लेते हैं, HCl का रिएक्शन कराते हैं बेस से, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH से। देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन। हमने यहां पे लिया HCl और ये आपका NaOH, इट्स कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद में रखना चाहिए कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वो अपनी बेसिसिटी तभी बताते हैं, अपनी एसिडिटी तभी बताते हैं जब उनको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका सॉल्यूशन होगा HCl क्या होगा, aqueous सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, aqueous सॉल्यूशन का मतलब भाई वाटर में जो सॉल्यूशन। ठीक है, aqueous सॉल्यूशन का मतलब ये होगा when HCl and NaOH are mixed to each other then it form salt plus water। तो वाटर तो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वाटर तो बनना ही बनना है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर आपका HCl है तो वाटर में जाएगा तो फिर किसका लिबरेशन करेगा, H+ आयन का। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, H+ आयन का लिबरेशन करेगा। और NaOH आपका किसका लिबरेशन करेगा, OH- आयन का। तो अब आप ये बताओ, ये जो aqueous सॉल्यूशन है उसमें OH- पूरी तरह से लिबरेट है कि नहीं है, होगा। ये आपका वाटर में अगर जो HCl डाला हुआ है तो वहां पे H+ आयन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब होता क्या है, यहाँ पे
आपको पहले प्रोडक्ट दिखाता हूं फिर मैकेनिज्म बताता हूं। यहां पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, और बनता है आपका वाटर। तो देखो यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O और ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, सॉल्ट है, और ये आपका वाटर। क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखो, इस मैकेनिज्म को देखो H और Cl, HCl आपका बना हुआ है H प्लस Cl से, ठीक है। अगर ये वाटर में जाएगा तो ये H प्लस आयन लिबरेट करेगा, ठीक है। यहां पे आपका ये माइनस है, यहां पे आपका है NaOH। अगर आपका ये वाटर में जाएगा तो OH माइनस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, OH माइनस H प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में कोलैप्स करेंगे, आपस में ये मिक्स होंगे, तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वाटर का, H2O का, ठीक है, जो कि हर एक रिएक्शन में कॉमन है। अभी जितने भी रिएक्शन में बताऊंगा, जितना भी रिएक्शन बताऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सारे में वाटर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का। तो बस यही रिएक्शन है, ये HCl NaOH पर NaOH और ये आपका NaCl और प्लस H2O, ये आपका सॉल्ट बन गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बस एक चीज कॉमन होती है कि हर एक रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में क्या करते हैं, एक साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, H2SO4 प्लस NaOH। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, सेम वही चीज है, यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बनेगा क्या, देखो वाटर को पहले निकाल देंगे क्योंकि वाटर का तो बनना ही बनना है, ठीक है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगर मैकेनिज्म आप देखना चाहते हो तो एक बार फिर से देख लो। जैसे मान लो ये आपका क्या है, H2SO4, वाटर में जाएगा तो H प्लस आयन को लिबरेट करेगा, है ना, ये आपका पॉजिटिव रहेगा और ये यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर आपका NaOH वाटर में जाएगा तो किसका लिबरेशन करेगा, OH माइनस का, करना ही करना है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे वाटर बनेगा और यहाँ पे भी माइनस और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, Na2SO4 का। सबसे बड़ी डाउट आती है कि सर क्यों NaSO4 नहीं बन रहा है, Na2SO4 क्यों बन रहा है। बेटा इसका आपको जवाब मिलेगा जब केमिकल फॉर्मूला में पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि NaSO4 कभी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा उस Na की वैलेंसी कितनी होती है, Na की वैलेंसी 2 होती है, तो हमेशा उसको 2 वैलेंसी वाली चाहिए, तो इसलिए Na2SO4 बन रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने, 1 2 और ये 3। तो ऐसा क्या करें कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इसको कर देते हैं 2 से, तो 2H2O, ठीक है। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, 2Na ऑक्सीजन कितना है, 2 3 2, यहाँ पे देखो 2 6 2 6, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 6, और हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली बस यही होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में मिल जाते हैं, एसिड और बेस दोनों के,
और पूरी तरह से सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसमें किसी भी तरह का आयन का फॉर्मेशन नहीं रहता है। अगर आपका एसिड है, वाटर में है, तो वहां पे H+ आयन हमेशा लिबरेट होता रहेगा। अगर जो आपका बेस है तो वहां पे OH- हमेशा लिबरेट होता रहेगा। लेकिन जब एसिड और बेस को आपस में आप मिला दोगे तो वहां पे ना तो H+ आयन लिबरेट होगा, ना ही OH- आयन लिबरेट होगा। क्यों? ये लिबरेट तो होंगे लेकिन दोनों आपस में रिएक्शन करके H+ और OH- आयन किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? वाटर का। तो इसलिए जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्ट का वाटर में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। जो भी आपका आयन निकलेगा वो वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग क्वेश्चन का तो जो है वो आंसर दे नहीं रहे हो कमेंट बॉक्स वगैरह में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप जो है खुद से बताना कि क्या होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ HCl, इसका आंसर बताना आप लोग, और ये है आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस ये भी है। आपको पता है वाटर का फॉर्मेशन तो होना ही होना है। अब अगला किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे खत्म हुआ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है इसी चैप्टर का, वो है, हमने देख लिया एसिड के रिएक्शन को, देख लिया बेस के रिएक्शन को, देख लिया। अब हमको देखना है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, मतलब कैसे कोई चीज पता लग पाएगी कि एसिडिक कितना है और बेसिक कितना है। समझ पा रहे हो? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को जानने के लिए हमने खाका तैयार किया, एक मेजरमेंट बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल आपका बताता है कि कोई सब्सटेंस में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो आपको पता ही है, अगर किसी सॉल्यूशन का ये पता लग जाए कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना एसिड होगा और कितना बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें पता लग गया कि इस सबस्टेंस में कोई सबस्टेंस हमने लिया और हमें उसमें पता लगा कि इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अब आप बताओ वो ज्यादा एसिड होगा या फिर बेस होगा? बिल्कुल सही है, क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, वहीं पे अगर जो हमें कोई और एक सबस्टेंस मिल जाता है, उसमें हम देखते हैं, पता लगाते हैं, पता लगता है पीएच स्केल से कि भाई इसमें तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है? H+ आयन का। तो जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सिंपल सा है कि वो कम क्या होगा, वो जो भी सबस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो बेसिक नेचर का होगा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए कौन सबस्टेंस कितना एसिड है और कौन सबस्टेंस कितना बेस है, मतलब कितना स्ट्रेंथ है दोनों का, इस चीज का पता लगाने के लिए हमने एक खाका तैयार किया, एक मेजरमेंट तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए, क्योंकि पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो पीएच स्केल क्या बताता है। बेसिकली देखो, पीएच स्केल एक तरह से मेजरमेंट करने का तरीका है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 14 तक रखी गई है, 0 से 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक रखी गई है। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे अगर जो हो, ठीक है, तो यहां पे आपका 0 और यहां पे आपका 14। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, पीएच स्केल ये बताता है कि अगर पीएच की वैल्यू अधिक आ रही है, पीएच की वैल्यू 0 है, जितना कम है पीएच स्केल की वैल्यू, जितना कम है किसी सबस्टेंस में डालने के बाद पता चल रहा है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही उसके पास H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। समझ में आया? पीएच की वैल्यू अगर कम है तो वो ये बताता है पीएच स्केल कि सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब ये कि अगर पीएच बता रहा है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज है, कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सॉल्यूशन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पूरा अपोजिट रिलेशन होता है इन लोगों का, पीएच स्केल का और एसिड का। इस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज है हमने पीएच पैमाना लिया, पीएच स्केल लिया और उसको क्या किया, डाल दिया
किसी सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन की वैल्यू आई 0, उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ गई 0, और हमको पता नहीं है कि ये एसिडिक है या फिर बेस है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो जैसे ही 0 आई तो पता चल गया कि भाई ये 0 आ गई इसकी वैल्यू, तो 0 आ गई मतलब कि बहुत खतरनाक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बताऊं कि 1 ml HCl का जो pH होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। मतलब कि अगर किसी की pH वैल्यू 0 है तो वो उतना ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसके बाद फिर सपोज दैट हमको मिल गया एक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में जब हमने pH स्केल को वहां पे रखा तो पता चला कि उसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है? 14 आ रही है। बाप रे, 14 आ रही है, तो 14 का मतलब pH वैल्यू बढ़ रही है ना, तो pH वैल्यू जब बढ़ रही है तो इसका मतलब एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है। जितनी कम वैल्यू आएगी pH की, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी ही अधिक वैल्यू आएगी pH की, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। तो मतलब 14 आ रही है, तो ये सॉल्यूशन पूरी तरह से एसिडिक है ही नहीं, ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत कम है, क्योंकि pH की वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो इसलिए ये 14 आपका आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेस पे आ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और आपकी जानकारी के लिए फिर एक बार बता दूं कि 1 ml NaOH की जो वैल्यू होती है वो होती है 14, pH के पैमाने पे होती है आपकी 14। मुझे जहां तक लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन 0 खतरनाक एसिड, कोई सॉल्यूशन 14 तो खतरनाक बेस, तो भाई मीडियम में कौन होगा? मीडियम को भी तो देख लेते हैं कि आखिर में सॉल्यूशन कब तक एसिडिक रहेगा, कितनी वैल्यू आएगी तो एसिडिक है, और कितनी वैल्यू आएगी तो कितने की बात जो है वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगा। तो उसके लिए बीच में एक पैमाना रखा गया जिसको बोलते हैं हम 7। ठीक है, अब अगर आपका सॉल्यूशन 0 से लेकर के 7 के बीच में है तो वो आपका क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो अगर जो आपका सॉल्यूशन जो है 7 है तो उतना ही कम एसिड है, 6 है तो थोड़ा बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, 5 है तो 6 से ज्यादा एसिडिक होगा, 4 होगा तो उससे ज्यादा एसिडिक होगा, 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। मतलब कि जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ेगी, उसी तरह से एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होता जाएगा। उसी तरह से बेस के भी सम्मुख यही है, बेस के लिए भी यही है कि अगर उसकी वैल्यू 7 से, किसी भी सॉल्यूशन की 7 से वैल्यू अधिक आ रही है तो वो क्या होगा? उतना थोड़ा सा बेस, 10 बहुत खतरनाक बेस, 14 12 उससे भी खतरनाक बेस, और 14 सबसे खतरनाक बेस। ठीक है, pH की वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है, और pH की वैल्यू जो घट रही है तो एसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो pH बढ़ेगा, अगर एसिड के समक्ष में देखें तो pH बढ़ेगा तो एसिड क्या होगा? डिक्रीज करेगा, उतना ही कम एसिडिक होगा। और pH अगर जो घट रहा है आपका तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका अगर जो हम बेस के कंपैरिजन करें, बेस के साथ कंपेयर करें तो pH की वैल्यू अगर जो बढ़ेगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और अगर घटेगी तो उतना ही आपका वीक बेस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको pH स्केल, pH का पैमाना भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजों के जो है pH है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। सबसे एक कॉमन चीज पे आते हैं, सलाइवा। आपका जो सलाइवा है, सलाइवा मतलब क्या? अरे मुंह में जो पानी आता है, लार जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सलाइवा है, सलाइवा का जो pH होता है
सलाइवा का जो पीएच होता है, अगर आपने कोई मील नहीं लिया है, बिफोर मील जो सलाइवा होता है, सलाइवा का जो सलाइवा जो होता है हमारा, वो उसका पीएच होता है 7.4। तो अब बताओ उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक या फिर बेस? तो जाहिर सी बात है 7 के ऊपर है तो क्या है, बेस होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मील के बाद देखिए, आफ्टर मील सॉल्यूशन, आफ्टर मील किसका, सलाइवा का, देख रहे हो सलाइवा, ठीक है, तो उसका होता है 5.4, मतलब कि एसिडिक नेचर। तो अगर सॉल्यूशन, अगर आपका सलाइवा बिफोर मील मतलब आपने खाना नहीं खाया है, तो उस समय उसका जो नेचर होता है, जो पीएच स्केल होता है, वो बताता है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7.4। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक, सॉरी बेसिक नेचर का है। अगर जैसे ही आपने खाना खा लिया, उसका नेचर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिडिक में। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेते हैं एक और, कॉफी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉफी का जो आपका पीएच होता है वो होता है 5, मतलब कि एसिडिक नेचर। लगता है कड़वा, लेकिन होता नहीं है, उसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह होते हैं ना, चीनी वगैरह जब हम डालते हैं तो इसके वजह से। क्लियर हुआ? चलो, तो ये चीजें हमको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, जो भी मैंने अभी तक जो भी मैंने बताया, पीएच स्केल और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, एकदम मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दे दिया है। ठीक है, अब अगले टॉपिक के बारे में